आज हम बिज़नेस लॉ का लॉस्ट चैप्टर है इंडस्ट्रियल, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आज के दिन में उसी चैप्टर के ऊपर पोर्टल के ऊपर आपके लिए एमसीक्यूज़ का टेस्ट आएगा जिसको आपने सॉल्व करना होगा। यहाँ पे मैं आपको ये एक बात बड़ी ज़रूरी बताना चाह रहा हूँ कि अब इसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज़ पोर्टल पे रह गए हैं वो 3 ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं। नंबर 1 इनकम टैक्स, नंबर 2 कॉस्ट और नंबर 3 टैक्स एडवांस अकाउंटिंग। इन तीनों के ऊपर इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अब टेस्ट सेशन होने जा रहे हैं। आप और आपके आसपास जितने भी कॉम के बच्चे हैं वो तमाम लोग उसको ज्वाइन करें, इंशाल्लाह ताला ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है जी। एमसीक्यूज़ टाइप आप टेस्ट देंगे, तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस हवाले से आप अपने आप को रेडी करें। नेक्स्ट मंडे से इंशाल्लाह ताला आपके पास इनकम टैक्स का टेस्ट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए आज हम इसका चैप्टर नंबर 5 है इंडस्ट्रियल लॉ, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास चैप्टर है इंडस्ट्रियल लॉ, इसको हम रीड करते हैं इंशाल्लाह ताला। उसके बाद फिर ये है हमारे पास इंडस्ट्रियल लॉ का चैप्टर नंबर 5 है इंडस्ट्रियल लॉ। जो ज़रूरी क्वेश्चंस होंगे वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, बाकी इसका कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। लास्ट चैप्टर है ये, इसके ऊपर आज आपके पास एमसीक्यूज़ टेस्ट भी आएगा इंशाल्लाह ताला। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस which the constitution of trade union must contain। ट्रेड यूनियन क्या होती है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस 2000। जी आप क्वेश्चन कर लें जी। मोहम्मद अली, आई कम फ्रॉम लाहौर, कैन आई टेक एडमिशन इन PUCIT? ले सकते हैं हम। आपने ICOM किया और BSCS करना चाह रहे हैं आप। आइए, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, आप वहाँ पे जाके उनसे पूछ सकते हैं कि वो क्या मतलब इस हवाले से आपको करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के अब मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया है चक्कर लगाए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आप वहाँ से जाके उनका क्राइटेरिया प्रॉस्पेक्टस देखें। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज़रूर करवाएंगे आपको BSCS। जी वकार, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, खरीद। आप सुनाए कैसे? अच्छा जी, हम पढ़ रहे थे ट्रेड यूनियन क्या होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस 2002 बताता है अ राइट टू वर्कर्स टू एस्टेब्लिश एंड ज्वाइन एन एसोसिएशन, किसी इदारे के अंदर जॉब करने के हवाले से, और यूनियन ऑफ देयर चॉइस विदाउट परमिशन फ्रॉम एनी, किसी अथॉरिटी के बगैर, किसी अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर अपनी चॉइस से आप किसी भी यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। दे कैन मेक कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, ऑर्गेनाइज देयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये ख़ुद अपना आइन बनाते हैं, अपने नुमाइंदे चुनते हैं और इंतज़ामिया मैनेज करते हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज करते हैं, एंड एक्टिविटीज़ एंड चेक आउट देयर प्रोग्राम्स। राइट्स रिगार्डिंग यूनियन, वर्कर्स राइट क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस 2002, वर्कर shall have the right to form and join any trade union of their choice within the establishment or industry they are employed in according to the rules. Only limitation is that no worker will be allowed to be member of more than trade union at a one time. एक से ज़्यादा यूनियंस के अंदर आप नहीं जा सकते। If any person joins another union, his membership shall stand automatically cancel from previous union. एम्प्लॉयर का राइट क्या है? सिमिलरली एम्प्लॉयर शैल हैव द राइट टू फॉर्म और ज्वाइन एनी एसोसिएशन ऑफ देयर चॉइस एंड देयर एसोसिएशन शैल हैव द राइट टू ड्राफ्ट देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स, elect freely their representative or organize their administration and activities and formulate their program। अच्छा जी, ये राइट्स क्या हैं वर्कर्स के और एम्प्लॉयज़? वर्कर अपनी सतह पे
वर्कर्स की यूनियन बना सकते हैं। एम्प्लॉयर अपनी सतह पे तमाम एम्प्लॉयज़ की यूनियन बना सकते हैं और उसके अंदर वो अपने नुमाइंदे चुन सकते हैं, अपने असूल व ज़वाबित बना सकते हैं। कंबाइंड राइट्स, these trade unions of workers and association of employers shall have the right to form and join federations, confederations and international organizations. Definition according to section 2 subsection 10 industrial relation ordinance 2002, ट्रेड यूनियन का मतलब है any combination of workers formed primarily for the purpose of furthering and defending the interest and rights of workers. वर्कर्स के जो मतलब हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप ट्रेड यूनियन बनाते हैं। एंड एनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट एंड इंक्लूड एन इंडस्ट्री वाइज फेडरेशन ऑफ 2 और मोर इलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट्स यूनियंस and a federation at the national level of 10 or more elective bargaining agents unions. रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का तरीकाकार क्या है? ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है। एप्लीकेशन आप दे सकते हैं इस प्रेसिडेंट ट्रेड यूनियन में अंडर द सिग्नेचर ऑफ इट्स प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी अप्लाइज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर दिस ऑर्डिनेंस। Requirement of for application according to section 5, application for registration of trade union shall be accompanied by statement showing name of the trade union, date of formation, title, name, age, address, occupation, statement of total paid membership, name of establishment, group of establishment, name and address of the registered trade unions, name, address and registration member of member trade union। सर आप डिटेल देंगे उनको। कॉपीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशन, अब जो आपने आइन बनाया उसकी आप कॉपीज़ देंगे। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, आप जो करारदाद पास की इसको बनाने के लिए उसकी कॉपी देंगे उनको। अदर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? नाम एंड एड्रेस, ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस क्या है, नंबर ऑफ पर्सनस, एग्जेक्टिव्स क्या हैं, कंडीशन अंडर विच अ मेंबर शैल एंटाइटल्ड टू बेनिफिट, मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन शैल अमेंडेड से कस्टडी। इस तारीख तमाम के तमाम आपने रीड कर लेने हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्सेप्ट बस देने जा रहा हूँ मैं आपको। फिर आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, फिर आपने मेंटेन करने हैं अपना रजिस्टर्स, उसको गए बगैर चेक भी करवाते रहना है। कैंसिलेशन, अगर आप इसके ख़िलाफ़ वायलेशन करते हैं, कोई भी IRO की प्रोविजंस की वायलेशन या अपने आइन की वायलेशन या किसी भी कानून की वायलेशन करते आपकी जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। अपील कर सकते हैं आप अपने रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन के खिलाफ। एनलिस्ट अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ एन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस, अनफेयर का मतलब है नामुनासिब, लेबर प्रैक्टिस का मतलब है लेबर लॉ वायलेशन कमिटेड बाय आइदर एन एम्प्लॉयर और अ यूनियन, एक वर्कर करता है या एक यूनियन करती है। Common employer violation include making changes in the workplace without going through the union and interfering with employees' right to engage in union society activity. An act or omission on the part of either the union or management which violates and regulations set forth by the state. Unfair labor practice of employees. Impose any condition. Impose any condition is a contract of employment रिस्ट्रेनिंग द राइट, एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि राइट, रिस्ट्रेनिंग द राइट टू ज्वाइन किसी ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट, ना ज्वाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट। रिफ्यूज़ टू एम्प्लॉय और कंटिन्यू टू एम्प्लॉय अ पर्सन हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ ऑफिसर। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पर्सन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, कंडीशन, डिसमिसल, डिस्चार्ज और रिमूवल। आपने उसको कैसे मतलब अगर कोई बंदा आपके एग्रीमेंट के बावजूद ज्वाइन करता है किसी मेंबरशिप को तो आप उसको रिमूवल कर सकते हैं। इंड्यूस टू रिफेन, इंड्यूस एनी पर्सन टू रिफेन फ्रॉम बिकमिंग और सीजिंग टू बी अ मेंबर ऑफ ऑफिस, बेयर और ट्रेड यूनियन। कंपेल और अटेम्प्ट टू कंपेल, मजबूर करना या उसको कोशिश करना कि वो मजबूर करें उसको मतलब किसी ना ज्वाइन करें। कंपेल टू अटेम्प्ट टू कंपेल टू एनी ऑफिसर, बेयर ऑफ CB और अराइव एट द सेटलमेंट बाय यूजिंग द intimidation, coercion, pressure, threat, confinement, physical injury, interfere or influence at balloting, बैल्टिंग करते हुए कोई वोट डालते हुए आपने उसको करना है।
रिक्रूटिंग ड्यूरिंग लीगल स्ट्राइक, आपने कोई कानूनी स्ट्राइक कर रहा है तो उसको आपने रोकना है। क्लोजिंग द होल एस्टेब्लिशमेंट, इंस्टिगेट एंड इंसाइट अंडर द अदर्स। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस ऑफ वर्कमैन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64 द फॉलोइंग एक्शन ऑफ वर्कमैन, यानी कि ये जो ऊपर पॉइंट दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं एम्प्लॉयर की, ये अगर एम्प्लॉयर ये काम करता है तो ये अनफेयर है, उसे नहीं करना चाहिए। इस तरह ये वर्कमैन के अनफेयर लेबर प्रैक्टिस उसे नहीं करने। प्रिस्यूड्स टू ज्वाइन और रिफ्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग, इन intimidate any person, induced by intimidation, compel to attempt to compel, सारे वही पॉइंट है, सारे के सारे वो नहीं कर सकता। पेनल्टी क्या है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की? एम्प्लॉयर के लिए 30,000 रुपीज़ की और एम्प्लॉय के लिए 20,000 रुपीज़। डिफाइन कोलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट, डिस्कस अपॉइंटमेंट एंड राइट्स, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दें इसको। हाउ अ लेबर कोर्ट इज कंस्टिट्यूटेड, ये कैसे बनती है? व्हाट आर इट्स फंक्शंस एंड पार्ट्स, कोई इतना इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अहम है। हाउ नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड, IRC इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन कब तामीर हुआ, कैसे तामीर हुआ नेशनल, और व्हाट आर इट्स फंक्शन पार्ट? फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एन इंडस्ट्री देयर इज अ नीड फॉर द हेल्दी एंड congenial relation between the trade unions and industries. However, sometimes there may be dispute between them. In order to solve this issue, Government of Pakistan has established a semi-judicial body which is called National Industrial Relations Commission. Contributing Constitution Authority क्या है? According to Section 49 of the Industrial Relations Code 2002, Federal Government shall constitute a National Industrial Relations Commission consisting of not more than 8 members, including the chairman and the member are appointed by the federal government. Qualification and the term condition of services for appointment as chairman member of the commission shall be determined by the federal government. Function and parts क्या है? To adjudicate and determine इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हल करना, रजिस्टर द ट्रेड यूनियन, तय करना कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट्स, ट्राई ऑफेंसेस, डील केसेस ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस के केस को डील करना, एडवाइस करना गवर्नमेंट को, प्रमोट करना हेल्दी ट्रेड यूनियंस को, और फॉर्मेशन बनाना फेडरेशंस को बनाना, एक्सरसाइज करना दूसरी अदर पावर्स को, टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन ट्रायल और प्रोसीडिंग को आपने इनिशिएट करना है, पहल करनी है, पनिश करना है गलत बंदे को, डेलीगेट अथॉरिटी टू मेंबर और चेयरमैन को डेलीगेट करने, ओहदा अथॉरिटी डेलीगेट करना। अच्छा जी, 6 क्वेश्चन भी छोड़ दें, आगे आ जाएँ। 7 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे देख लेते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, अडल्ट चाइल्ड वर्कर्स, 3 क्वेश्चन इसमें से ज़्यादा निकले हैं। व्हाट आर द रूल्स एंड रिगार्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, नथिंग एल्स, इसके अलावा कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। बेसिकली लॉ के अंदर पहला चैप्टर, पहले 2 चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो बहरहाल हम इसका एक छोटा सा हल्का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें है क्या। नहीं 6 क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज 1934 रिलेशन टू द हेल्थ ऑफ वर्कर्स की हेल्थ के हवाले से जो फैक्ट्रीज़ का एक्ट 1934 है उसकी प्रोविजंस क्या हैं। तो ये क्लीन लाइंस, मतलब सफाई होनी चाहिए, डिस्पोजल ऑफ वाटर एंड इन्फ्लुएंट, पानी की जो डिस्पोजल का है वो प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर का इंतजाम बेहतर होना चाहिए, डस्ट एंड फ्यूम्स जो हैं वो नहीं होनी चाहिए आपके पास, आर्टिफिशियल हॉमिडिफिकेशन का आपने इंतज़ाम करना है, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, पीने का पानी अवेलेबल होना चाहिए, लैट्रिन और यूरेनल्स
ये जो आपके वॉशरूम्स होते हैं ये प्रॉपर हों। स्पिटोन्स, sufficient number of spittoons are required to provide the convenient place and should be maintained a clean and hygienic अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। प्रिकॉशन अगेंस्ट कॉन्टेजेनियस और इन्फेक्शन डिजीज़, इसके ख़िलाफ़ आपके पास एहतियाती तदाबीर के लिए सामान होना चाहिए। वैक्सीनेशन और इंसोलेशन के लिए भी आपके पास प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है जी डिफरेंट प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज 934 रिगार्डिंग सेफ्टी एंड वेलफेयर। जनाब आपने प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर, आग के ख़िलाफ़ जो अपनी एहतियाती तदाबीर करनी है। फेंसिंग एंड मशीनरी, मशीनरी की सफाई बहुत अच्छे तरीके से। ऑल डेंजरस टाइप्स ऑफ मशीन शेल बी फेंसिस, उनको इतना सेफ्टी कवर रखना ताकि डेंजरस नुकसान ना पहुँचाएँ। मशीनरी इज़ अ मोशन, मशीनरी मोशन, आपने उसकी जो मोशन है उनकी ट्रेन करना है लोगों को कि ये किस तरह चलती है, इसके किस किस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑन डेंजरस मशीन के ऊपर आपने एम्प्लॉयमेंट करने के लिए अच्छा मुआवजा देना है और उन्हें ट्रेन भी करना है। कटिंग ऑफ पार, दैट शैल बी सूटेबल स्टिंकिंग गियर और अदर मैकेनिकल एप्लीकेशन को आपने प्रॉपर रखना है। सेल्फ एक्टिंग मशीन को उन्हें बताना है कि आपने ज़ाती तौर पे जब मशीन में प्रॉब्लम आती है कैसे सॉल्व करना है। केसिंग ऑफ न्यू मशीन, नई मशीनरी है तो उससे समझाना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कॉटन ओपनर्स, नो वुमेन और चाइल्ड इज़ अलाउड टू, कोई बच्चों को नहीं आपने वहाँ पे मतलब अपॉइंट करना फैक्ट्री के अंदर। क्रेन्स एंड लिफ्टिंग मशीनरी के बारे में पूरा गाइड करना है। हॉस्ट एंड लिफ्ट्स, रिवॉल्विंग मशीनरी, प्रेशर प्लांट्स, इस तमाम के तमाम चीज़ों के ऊपर आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के हैं। वेलफेयर, वर्कर्स की वेलफेयर के लिए क्या करना है आपने, कैंटीन का अच्छा इंतजाम रखना है। वे ऑफिसर्स की वेलफेयर के लिए आपने प्रॉपर इंतजाम करना है। शेल्टर फॉर रेस्ट, अपने घर देने हैं उनको, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट एड की आपने अप्लाइंस देनी है, मतलब उन्हें सहूलत देनी है। Explain the provision of factory 19 regarding the working hours of adult child workers and women workers. Holiday, working hours और holidays with pay. वर्किंग आवर्स अडल्ट वर्कर्स डेली आवर्स पे रखें, वीकली आवर्स, डबल एम्प्लॉयमेंट, ओवर टाइम भी दें उनको। चाइल्ड के लिए क्या है, वर्किंग आवर्स उनके कम होने चाहिए, 5 घंटे कम से कम। इनके वर्किंग आवर्स जो हैं वो इन्होंने रखे हुए जी 9 आवर्स, इनके 5 आवर्स। फिटनेस सर्टिफिकेट पहले ले लें उनसे। रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड वर्कर्स के बाद क्या प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करें। अदर रिस्ट्रिक्शन, चाइल्ड वर्कर्स एंड अडोलसेंट वर्कर आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म डबल ड्यूटी, इनसे डबल ड्यूटी नहीं लेनी है आपने बिल्कुल भी। तो वुमेन के लिए क्या है, इनका मशीनरी इन मोशन, वुमेन शैल नॉट बी अलाउड टू क्लीन, लुब्रिकेंट, एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ मशीनरी को साफ़ करने के लिए आपने उसको उनको नहीं लगाना। कॉटन ओपनर्स, वुमेन शैल नॉट बी एम्प्लॉयड इन द पार्ट ऑफ फैक्ट्री ऑफ प्रेसिंग कॉटन एंड विच इज़ अ कॉटन ओपनर एंड वर्क। सूटेबल रूम होना चाहिए उनके लिए। वर्किंग आवर्स उनके जनाब 9 आवर्स हैं। वर्किंग टाइम 6 AM to 7 PM, बस उस नाइट में रख सकते हैं आप उसको। हॉलीडे के अंदर क्या करना है आपने, एवरी वर्कर शैल बी इंटाइटल्ड कैजुअल लीव विद फुल पे फॉर 14 कंसेक्टिव डेज इन अ ईयर, साल के अंदर 14 लगातार दिन आप उसको अलग से एनुअल छुट्टियाँ देनी है आपने। कैजुअल लीव, एवरी वर्कर शैल बी इंटाइटल्ड टू कैजुअल लीव विद फुल पे फॉर 10 डेज इन अ ईयर, 10 कैजुअल लीव देनी है आपने, 10 और 14 24 छुट्टियाँ आपने देनी है संडे के अलावा। सिक लीव, एवरी वर्कर हर बंदे को 16 डेज सिक लीव देनी है आपने, हाफ एवरेज, आधी तनख्वाह पे। और फेस्टिवल हॉलीडेज जो हैं वो तो ऑलरेडी आपने देनी है उनको। व्हाट आर रूल्स विद रिगार्ड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस और राइट एनी ऐसे ऑन पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस मजदूरी होती है, वेजेस के ऊपर एक पूरा मतलब लिखा हुआ है कि आपने उस हवाले से उनको प्रॉपर देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेजेस फैक्ट्रीज के अंदर क्या है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या है, रेलवे में। अच्छा जी, आगे एक्सप्लेन द डिडक्शन फॉर फाइन्स एंड एब्सेंस ऑफ ड्यूटी एंड द पेमेंट ऑफ वेजेस। वेजेस एक्ट 1936 के अंदर आपने फाइन्स और उनकी छुट्टियों अब्सेंस गैर हाजिरी पे उन्हें क्या जुर्माना कर सकते हैं, ये रूल्स लिखे हुए हैं। आफ्टर द 11 क्वेश्चन है जी व्हाट आर द डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अवेलेबल, ये बहुत ज़रूरी है। इंश्योर्ड पर्सन, सिक्योर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 225 सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965, secured person mean a person in respect to whom contribution are payable under social security ordinance। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने हैं आपने उनको जनाब। सिकनेस बेनिफिट्स, मेटर्निटी बेनिफिट ये औरतों के लिए होते हैं। डेथ ग्रांट देनी है। इद्दत बेनिफिट्स, अगर कोई लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको फिर आपने वो उतने दिन जितना इस्लाम कहता है उसको वो अंदर रहेगी, घर रहेगी।
मेडिकल केयर देनी है उनको, मेडिकल केयर ऑफ डिपेंडेंट, उसके जो बच्चे हैं उनको भी देनी है आपने। इंजरी बेनिफिट देने हैं आपने, अगर कोई जख्मी हो जाता है तो 60% डेली रेट ऑफ वेजेस। डिसेबलमेंट को पता, डिसेबल हो जाता है उसको भी आपने मुआवजा देना है। डिसेबलमेंट ग्रेजुटी देनी है, सर्वाइवर्स पेंशन देनी है। ये थे वर्कर्स का इन द सनत के अंदर, सनतों के अंदर अगर आपने किसी को अपॉइंट करना है तो उसका क्या तरीकाकार है। ये बिज़नेस लॉ का हमारे पास लास्ट टॉपिक था जिसके ऊपर आज का इंशाल्लाह आपके पास आएगा MCQs पेपर, उसको सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद हम बड़ा ही अहम और बड़े अच्छे लेवल पे इंशाल्लाह बड़े लेवल पे करने जा रहे हैं इनकम टैक्स को, उसके लिए प्रिपरेशन करें इंशाल्लाह।